नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल द एकेडमिक एज पर। और मैं राहुल मेहता आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर रेगुलर NCERTs की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैं बार बार कहता हूँ तो आप बोर भी हो जाते हो कि क्या मेहनत कर रहे हो, बट भाई पहले मुझे भी लगता था कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाना बहुत टफ है, बट जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ और एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एटलीस्ट क्लास में मेरे पास 40-50 बच्चे होते थे और बाई बीतते हुए आवर आई यूज टू हो गया था मैं, ठीक है, और उनके साथ एकस्टम्ड हो गया था। बट यहाँ पर एक कैमरा देख करके सारे लेक्चर्स को बताना और सामने से मुझे पता है कि क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं। ऐसे मैं बच्चे को पढ़ाता था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो तरह तरह के सवाल आते थे। यहाँ मैं ही बोल रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ और इवन मुझे कोई फीडबैक भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। बट इंस्पाइट ऑफ दैट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट डाल सकूँ। और इसी क्रम में आई ब्रॉट दिस चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। और ये आपकी क्लास 10th की NCERT पॉलिटी की चैप्टर है, ठीक है। क्लास 10th की NCERT की पॉलिटी चैप्टर आई थिंक 3 है। ये न्यू NCERT में अपडेट होकर 3 है। इसमें हम लोग सोशल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे बच्चों को शेयर कीजिए जो कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस सोशल स्टडीज चैप्टर, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, वटेवर। अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बट आप मेरे कंटेंट को भी देख सकते हो। और मुझे पता है कि हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के टीचर्स होते हैं, और जिनको जिससे समझ में आता है आप उनसे पढ़ो। बट एक बार मेरे कंटेंट्स को देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ो, समझो, और अगर कुछ उसमें कमियां लगे तो आप फीडबैक के रूप में मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं सुधार कर सकता हूँ। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए वी आर मूविंग अहेड एंड लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। तो चैप्टर का जैसा नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं, रिलीजन यानी पंथ या धर्म, और कास्ट यानी जाति। बेसिकली जाति जो एक यूनिक कैरेक्टर है खासकर भारतवर्ष में, ठीक है। तो कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में ये तीनों डिविजन्स इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रही हैं और इनका क्या प्रेजेंट सिग्निफिकेंस है, इन तीनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे। और इसको जानने से पहले हम एक सवाल करते हैं, व्हाट इज सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन क्या होता है? सामाजिक विभेद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं इंग्लिश का यूज करूंगा ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जैसे बहुत लोग हिंदी मीडियम में भी सोशल स्टडीज विद्या मंदिर के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको ये समझ आ सके, ठीक है। तो जब समाज में कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिसके बेसिस पे लोग एक दूसरे से दूर जाने लगे, एलिनिएट होने लगे, और वो एक दीवार की तरह फॉर्मली स्टैंड करे, तो ऐसे डिवीजन को सोशल डिवीजन कहा जाता है। जनरली आप देखोगे कि सोसाइटी में, अगर मैं जेंडर का एग्जांपल लूं, तो मेल और फीमेल दो अलग अलग जेंडर हैं और इनका सोशल वर्क और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बटा हुआ है। जनरली आप जानते होंगे कि पुरुष जो होते हैं वो बाहर का काम करते हैं और महिलाएं घर के भीतर का काम करती हैं, या दे आर असाइंड टू डू द वर्क इनसाइड द होम एंड मेल्स आर असाइंड टू डू आउटसाइड वर्क। तो इस तरह ये एक सोसाइटी में एक परंपरा बनती चली आ गई और ये एक डिवीजन का कारण बना। अगर फीमेल चाहती है कि मेल का काम करें, तो वहां पर कई मेल्स को या खुद फीमेल सोसाइटी को ही यह तकलीफ आने लगती है कि वाई आर यू जंपिंग फ्रॉम योर साइड, बाय योर साइड, ठीक है। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल का जो कामों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कामों का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में सहूलियत के लिए हुआ था, इट वॉज फॉर दी कन्वीनियंस, बट अभी एक डिवीजन का रूप ले लिया। उसी तरह रिलीजन है, उसी तरह कास्ट है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग पहले जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा कि भारत में जो सोशल डिवीजन्स है वो तीनों आधार पे हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में यही तीन चीज पढ़ रहे हैं, जेंडर डिवीजन, रिलीजियस डिवीजन और कास्ट डिवीजन। और डिवीजन मैंने
मतलब आपको बता दिया क्या, विभेद, यानी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे सोसाइटी में ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हाँ, हम इस समाज में, इस सर्कल में उससे अलग हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और नेचुरली देखो, आप लोग सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो नेचर ने, ईश्वर ने हमें अलग अलग बनाया है। वी आर ऑफ डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेस, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट कलर, डिफरेंट हाइट्स। तो डिवीजन तो होगा, बट ये सोशल डिवीजन कैसे एलिमिनेशन का रूप धारण कर लेता है और इससे सोसाइटी डिवाइड होने लगता है और वायलेंटली सोसाइटी में वायलेंस, राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। हम लोग इस चैप्टर में वही देखेंगे। तो पहला है जेंडर डिवीजन। तो देखो, सिंपल सी बात है कि सोसाइटी में मेल और फीमेल के उसके काम के बेसिस पे जब डिवीजन किया जाता है तो उसको कहा जाता है जेंडर डिवीजन, ठीक है। और बेसिकली आज पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल सिचुएशन में भी, तो मेल्स को ज़्यादा राइट मिलते हैं इंस्टीड ऑफ फीमेल्स। अब मैं पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वली दिया। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसे आप देखोगे कि नेचुरली आप जब वोट देने जाते हो तो जिस कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हो या आपके क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो आपको मोस्ट ऑफ द मेल्स ही दिखेंगे, मेन ही दिखेंगे। फीमेल्स बहुत कम दिखती हैं। क्यों? उन्हें भी तो राइट है, या उनके पास भी तो ये ड्यूटी है कि समाज में वो भी एज अ कैंडिडेट चुनाव लड़ें और समाज की बेहतरी के लिए शुड वर्क। बट क्यों नहीं? तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसी आधार पे आप देखते हो कि बहुत हमारी दुनिया में मान्यताएं अलग अलग हैं, बिलीफ्स अलग अलग है। तो इस बेसिस पे कई सारे धर्म हैं, सनातन धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जैन है, बौद्ध है। ऐसे जैन, बौद्ध, सिख, ये तो हिंदू धर्म से ही उसकी शाखाओं से ही निकले हैं, बट अल्टीमेटली इनको माइनॉरिटी धर्म के रूप में अलग रखा गया है। बट है तो ये हिंदू से ही अलग, सनातन धर्म से। तो अब रिलीजन के बेसिस पे जब डिवीजन होने लगता है कि मेरा धर्म ज्यादा बेहतर, तुम्हारा धर्म हमारे से नीचे, या जब सुपीरियरिटी आने लगती है, इस तरह का भाव, दिस टाइप ऑफ फीलिंग कम्स इनसाइड अ कम्युनिटी या अलोंग विद द कम्युनिटी, तब इसको रिलीजियस डिवीजन के अंदर रखा जाता है। और इंडिया के केस में देखा जाएगा तो कास्ट एक यूनिक डिवीजन है। बेसिकली कास्ट बेसिस पे जो डिवीजन है वो केवल इंडिया में ही दिखेगा, और खास करके भारत में सनातन धर्म के लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि और धर्मों में कास्टिज्म नहीं है। अगर आप भारत में जाओगे तो भारत में और भी धर्मों में कई तरह के कास्ट हैं, बट बेसिकली हिंदू धर्म के फॉल्ट लाइन के रूप में इसको देखा जाता है। और जहाँ तक मुझे हिस्ट्री में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि कास्टिज्म इंडिया से ये कास्ट वर्ड नहीं आया है। ये कास्ट जो है वो डचों के द्वारा लाया गया, और ये कास्ट आपको पोर्टुगीज, जनरली वहां पर आपको पोर्टुगल वगैरह में भी ये सब चीज देखने को मिलता है, जहाँ तक मुझे याद है। बट मैं एक बार डेटा और सोर्स कंफर्म कर लूंगा, बट मैंने आपको बता दिया। तो भारत में आप हिंदू धर्म में देखो कि जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट तो वर्णाश्रम था, आप लोग पढ़े होंगे। वर्णाश्रम में हिंदी में लिख देता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण के आधार पे, यानी काम के आधार पे सोसाइटी बटी हुई थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज, है ना। और सबका काम बटा हुआ था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एक काम का जगह ले लेता है, वर्क का जगह ले लेता है क्या? जन्म, यानी बाय बर्थ। और जो जिस काम में पहले था और उसी घर में पैदा हो रहा था, तो उसके जन्म के आधार पे उसकी जाति, उसका कास्ट, दैट वाज डिसाइडेड या दैट वाज बीइंग डिसाइडेड, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा मैंने एक इंट्रो दिया कि इस तरह के सोशल डिवीजन इंडिया में देखने को मिलते हैं, और इसी बेसिस पे कैसे ये सोशल डिवीजन पॉलिटिकल डिवीजन में बदल रहा है और अल्टीमेटली ये देश को अनस्टेबल करने का काम कर रहा है, और इससे क्या नुकसान है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब जेंडर इनइक्वालिटी, यानी जेंडर के बारे में। तो देखो, एक बच्ची है जो कहती है कि मेरी माँ तो हमेशा बाहर वालों को कहती हैं कि मैं कोई काम नहीं करती, मैं हाउस वाइफ, ठीक है ना, मैं कोई काम नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती कि मैं तो अपनी माँ को हमेशा घर में नॉन स्टॉप काम करते ही देखती हूँ। मतलब जब देखा जाए तो मेरी माँ घर में काम ही करते रहती हैं, कभी झाड़ू लगा रही हैं, समटाइम्स सी इज स्टिचिंग, समटाइम्स सी इज कुकिंग, बट मैंने उन्हें कभी आराम करते नहीं देखा। तो अगर दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ वर्क, अगर ये काम नहीं है तो व्हाट इज द वर्क एंड व्हाट एल्स इज वर्क? आखिर काम है क्या? क्योंकि माँ तो कहती है कि मुझे काम ही नहीं करने को मिलता है और ये मेरा काम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउस होल्ड वर्क है, हमने अपनी वुमेन्स पे
लिए डेफिनेशन ही रख दिया कि हाउस होल्ड वर्क इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्क। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो आप लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हो। देखो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि भाई मेरे बंधु, मेरे बच्चों, मेरे हर सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप एक सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट और उस चैप्टर के बेसिस पे ही केवल पढ़ रहे हो तो आप कभी भी सोशल स्टडीज को सीख नहीं पाओगे। सोशल स्टडीज को सीखने और समझने का बेहतर तरीका है कि आप इंटरलिंक करना शुरू करो। हर चैप्टर कुछ कहता है और वो दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ। जैसे मैंने यहाँ काम को बता रहा हूँ तो काम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के टर्म में भी हम बता सकते हैं कि देखो जैसे वो कहती है मैं काम नहीं करती, तो काम नहीं करती तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स वो जो घर का काम कर रही है उससे उनको क्या नहीं मिल रहा है? मनी नहीं मिल रहा है, वो कमा नहीं रही है। दैट इज वाई वो सोसाइटी उनको एज अ कामकाजी महिला के रूप में कंसिडर नहीं कर रहा है। लेकिन अपने घर में वो सब कुछ करती हैं, सुबह से लेकर रात तक वो खटते रहती हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसके घर वाले कहते हैं तुम करती ही क्या हो। और यही कारण है उसकी बेटी को ऐसा लगता है कि मेरी माँ सच ही कहती है शायद, या उसको डाउट क्रिएट होता है कि जब इतना काम करने के बाद भी मेरी माँ, तो ये सोसाइटी कहती है कि भाई वो एक हाउस वाइफ है तो या तो काम के डेफिनेशंस को सुधार में ले जाना चाहिए या सोसाइटी का नॉर्म्स चेंज होना चाहिए, है ना। तो आप याद रखो कि घर में जो भी डोमेस्टिक काम होता है वो अनपेड होता है, उसके लिए पेमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन सोचो वो दिन जिस दिन घर के कामों के लिए भी पेमेंट दिया जाए, उस दिन हमारी माताएं कितनी पैसा और कितने पैसों को, मनी को कमाना शुरू कर देंगी। लेकिन वही सोचो जब हम घर में मेड रखते हैं, सर्वेंट लगते हैं और घर के काम के लिए उनको पे करते हैं, तो सोचो वो पेमेंट हम उनको जब करते हैं वही पेमेंट लगभग हमारी माँ या उससे ज़्यादा काम करती है ना। तो कैसे विमेंस को अपने ही देश में या अपने ही सोसाइटी में, अपने ही घर में डिसएडवांटेज दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अगर यही पुरुष किसी और के घर में झाड़ू लगाएगा, बर्तन मांजेगा, तो उसको उस काम का पैसा मिलेगा, लेकिन महिलाओं को अपने ही घर में इसका पैसा नहीं मिलता है। समझ में आया? तो ये है जेंडर गैप, ये है द राइट्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पुरुष बाहर का काम करेगा, कमाने जाएगा, महिलाएं नहीं करेंगी। और एक हम लोग आदर्श सोसाइटी की सो कॉल्ड डेफिनेशन बना चुके हैं, मॉडल डेफिनेशन क्या है भाई, कि महिलाएं घर में ही अच्छी लगती हैं। बट आज तो समय चेंज हो रहा है, तो ये सब रही सही बातें हैं। आज देखो आप देखते होंगे कि एक सास के लिए अच्छी बहू वही हो जो संस्कारी हो, ठीक है, जो घर में रहे, घूंघट करे। एक ऑफिस में जाओ तो एक अच्छी महिला कलीग वही है जो उनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे, उनसे हंस के मीठे मीठे बात करें। अगर वो अच्छे से बात नहीं करती है तो सोचो हमारा सोसाइटी वैसे महिलाओं को टैग दे देता है। क्या अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रही है तभी वो सही है, अगर नहीं बात कर रही है तो क्या उसका कैरेक्टर पे हम लोग सवाल उठा देते हैं। तो ये सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें आज भी इंडिया में देखने को मिलते हैं। सिमिलरली हम घरों में कंसिडर करते हैं, हम अपने महिलाओं को देवियों के रूप में पूजते हैं। 10 हमारी माँ दुर्गा है ना, जिनके 10 हाथ, बहुत सारी भुजाएं हैं और वो सारे काम, वो मल्टीटास्किंग है। और हमारी माँ भी लगभग वैसा ही काम करती है। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्हें वो तवज्जे, दे आर नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ वैल्यूज जिसके लिए वो हकदार हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमारी सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की है। जैसे महिलाओं को इक्वल राइट्स देने के लिए सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में उन्होंने कोशिशें की। इवन इंडस्ट्रीज में, इनकम्स में पहले क्या होता था, आज भी ऐसा ही होता है, लेकिन एक चीज़ जान लो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप जाओगे तो पुरुषों को जो सैलरी मिलती है और महिलाओं को जो सैलरी मिलती है, तो पुरुषों को सैलरी हमेशा महिलाओं से ज़्यादा मिलती है। क्यों? वो पुरुष हैं इसलिए। तो ये अभी भी सोसाइटी का नॉर्म्स है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन रूल्स को, वेजेस को ऑर्गेनाइज सेक्टर में इक्वल किया कि चाहे कोई महिला किसी पद पर नियुक्त होगी, अपॉइंटेड होगी, वेदर अ मैन, उनको सैलरी इक्वल ही मिलेगा। अगर वो समान काम करती है तो समान काम के लिए समान वेतन। और ये एक्ट पास किया गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 में, ताकि समान मजदूरी के लिए, समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी एक देहाती वर्ड है, मजदूरी होता है लेबर। ठीक है, अब ये तो रहा वेतन के क्षेत्र में। अब लिटरेसी रेट देखो, आज भी हमारे देश में अगर 2011 का डेटा लिया जाए सेंसस का, तो मात्र 65% विमेन ही क्या है, लिटरेट, पढ़ना लिखना जानती है किसी लैंग्वेज में। और पुरुषों की आबादी इस मामले में 82% है। यानी आज भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझो कि लोग अपने बेटों की पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि
चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो आप लोग को पता होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है कि पर 1000 मेल्स पे जितनी फीमेल्स की संख्या होती है उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। और भारत में आज भी पर 1000 बॉयज पे 943 गर्ल्स ही हैं। और ये अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में, आप जैसे हरियाणा स्टेट का उदाहरण ले लो, वहाँ तो 877 के आसपास ही है। तो आज भी हम लोग महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और इसके कारण आज भी कई गांवों में जगहों पर महिलाओं जब उनके घर में पहली बेटी जन्म लेती है तो उसको पहले एम्ब्रो मतलब फीमेल फीटिसाइड का आपने नाम सुना होगा कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटियां बोझ हैं, गर्ल चाइल्ड आर बर्डन। तो ये सब जब तक हम इन नॉर्म्स से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर नहीं होगा। तीसरा, वर्क एंड वेजेस मैंने बता ही दिया है कि कई जगहों पे आज भी मेन से लेस विमेन को पे किया जाता है, जबकि काम वो पुरुषों के बराबर ही करती हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आज भी देखने को मिलता है, एनसीआरबी का डेटा भी कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि आज भी भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं गांवों में, शहरों में, इवन द सो कॉल्ड डेवलप्ड मुंबई दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी, जहां पर आज भी विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं होती हैं। आप आज भी देखते होंगे कि कैसे डॉरी के लिए महिलाओं को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, और कैसे ये लोग हैं और जलाकर मारने वाले जिनको ये भी समझ नहीं आता कि इन्होंने भी किसी न किसी महिला के कोख से ही जन्म लिया होगा। तो ये सोसाइटी आज भी कहीं ना कहीं इन गैप्स को मेंटेन, इनइक्वलिटीज को मेंटेन कर रही है। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोवाइड करना चाहिए, और उसका केवल राइट्स ही नहीं देने चाहिए, उसका इक्वल इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में करना चाहिए, तभी जाकर ये सिचुएशंस सही होंगी। अब हम कैसे पॉलिटिक्स में विमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आप जान लो एक डेटा कि पॉलिटिक्स में भी महिलाओं की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। आज भी भारत में सबसे पहली बार लोकसभा में, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है, उसमें विमेन का 10% रिप्रेजेंटेशन आज़ादी के लगभग 60-65 सालों बाद हुआ 2010 में। और 2019 के जनरल इलेक्शन में पहली बार ये 10% से डेटा ऊपर जाकर के 14.36% पे लोकसभा में विमेन का रिप्रेजेंटेशन, यानी टोटल सोचो लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो उसका 15% के आसपास महिलाएं पहुंची कब? 2019 में। चलो एटलीस्ट 15% तो पहुंच गई, लेकिन स्टेट असेंबलीज में ये स्थिति और भी बद से बदतर है। द सिचुएशन इज वर्स्ट। कैसे? वहां आज भी विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है? 5% के आसपास ही है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है। अब वर्ल्ड एवरेज पे आओ, तो वर्ल्ड एवरेज आज वर्ल्ड में विमेन का एवरेज रिप्रेजेंटेशन अपने देश के पार्लियामेंट में एवरेज 26% है। और इसमें अगर आप चलो तो इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जैसे आपका ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, वहां पर भी 26% से ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन है उनके पार्लियामेंट में। बट भारत में आज भी ये 15% भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक पिटेबल कंडीशन है और इस पे हमें कंसिडरेट करना चाहिए। दूसरा, इन सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस में सिंस हिस्टोरिकली हमारे यहाँ विमेन्स का, अब आप सुने होंगे आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। मैंने आपको सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ाया था कि गांधी जी और कांग्रेस का व्यू भी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन्स का हायर पार्टिसिपेशन आता है तभी बदलता है। उसके पहले वो भी मानते थे कि महिलाएं घर में अच्छी माताएं, पत्नी, बहनें ही बने वही काफी है। तो देखो उस समय भी ये सोच थी और आज भी कहीं ना कहीं ये सोच पॉलिटिकल मामले में है मौजूद। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए कई महिलाओं और पुरुषों ने भी खुद फेमिनिस्ट मूवमेंट को चलाया। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट ये नहीं कि केवल फीमेल्स को राइट मिलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत परिभाषा। फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब होता है कि द राइट शुड बी गिवन इक्वल टू मेन एंड विमेन, यानी एक ऐसा सोसाइटी जहां पुरुष और महिला दोनों राइट्स के मामले में क्या हो? इक्वल हो, ना कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम। और आज भारत में लीगली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह के मूवमेंट्स को मान्यता देने के बाद उनसे निकले ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए कई कानून बनाए गए हैं। जैसे एक मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगा, वो है रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो मैंने आपको शायद मुझे याद है फेडरलिज्म जब पढ़ाया था, फेडरलिज्म में
मैंने आपको एक मिनट, हाँ, तो फेडरलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे भारत में, ठीक है, थर्ड टायर। और थर्ड टायर को हम क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। तो इस लोकल गवर्नमेंट में मैंने बताया था कि भारत में पहली बार ऐसा प्रावधान प्रोविजन किया गया कि विमेन आर रिजर्व्ड टू दी 1/3 ऑफ दी टोटल सीट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, यानी 1/3 सीट विमेन्स के लिए लोकल गवर्नमेंट में क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। और यही कारण कि आज भारत में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में लगभग मुखिया, वार्ड पार्षद के रूप में 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। बट उसमें भी लूपहोल वो है कि हैं तो वो मुखिया के पद पर, लेकिन काम कौन करता है? व्यवस्था कौन चलाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाते हैं? मुखिया पति, प्रधानपति। आपने वो वेब सीरीज देखी होगी नहीं, पंचायत जो आई थी, जिसमें पहले सीजन में दिखाया गया है, इस बात को टच किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी सुधार की जरूरत है, जिसका पद उसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में वो वर्क करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और ये मुखिया पति, ये प्रधानपति वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको दूर करना चाहिए, ताकि विमेन का रियल पार्टिसिपेशन निकले और उनके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनका जो अनुभव है और उनकी जो शक्ति है, उसका सही इस्तेमाल देश की व्यवस्था को सुधारने में किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में लगभग 3 डिकेड से लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में टेबल पे रखे हुए सर रहा था वो बिल, विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट। हर गवर्नमेंट, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम कांग्रेस आती थी, लेकिन कभी भी उसने हिम्मत नहीं की। अब मैं यहाँ किसी सरकार को आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस वो कह रहा हूँ कि हाँ, जिसने किया मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो आप मुझे ये प्रो इस तरह का कुछ मत समझ लेना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाँ, ये जो 3 डिकेड्स ये बिल रखा हुआ था, और इस बिल में क्या था कि भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन विमेन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। और ये बिल फाइनली पार्लियामेंट से पास हुआ, और ये बिल दिल्ली असेंबली जो यूनियन टेरिटरी है वहां भी पास हुआ, और फाइनली ये लॉ का रूप हमारी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ले चुका है। और आने वाले, मुझे लगता है अपकमिंग जनरल इलेक्शन जो 2029 में होने वाला है, शायद ये बिल जो लॉ बन चुका है ये इम्प्लीमेंट हो, और हमें पहली बार भारत में ये जो हमारा कंडीशन था इसको तोड़ने का मौका मिलेगा, और भारत में 33% विमेन पार्लियामेंट में पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के लॉज हमने बनाए, और इस लॉ का नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट्स में पूछा ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह हमने पॉलिटिक्स में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नैरेटिव को धीरे धीरे चेंज किया है। हाँ, सडन कोई सोसाइटी चेंज नहीं होती है, सोसाइटी स्लोली ग्रेजुअली ही चेंज होती है, और ऐसा चेंज ही परमानेंट होता है। तो हाँ, हम कई दूर बहुत हैं, बट हम इतने भी दूर नहीं कि हम अपने टारगेट्स को वी आर नॉट गोइंग टू अचीव, वी विल अचीव वन डे, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे सोशल डिवीजन पे, द डुअल फेस ऑफ फेथ, उपासना विश्वास का दोहरा चरित्र या दो चेहरा। अब देखो, रिलीजन, मेरा मानना है रिलीजन हमेशा किसी व्यक्ति का प्राइवेट होता है, प्राइवेट बिलीफ होता है। रिलीजन कभी भी पब्लिक नहीं होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी माँ है, मेरे पिता मेरे पिता है, मेरा भाई मेरी बहन, तो उनमें जो बिलीफ है, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे जो संबंध है, वो मेरा व्यक्तिगत। जब मैं उसको सार्वजनिक करूंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू पब्लिकेट, तो वहां पे प्रॉब्लम होगा ही। उसी तरह आप समझो, जब ईश्वर के साथ जो भक्त का संबंध होता है या व्यक्ति का संबंध होता है, वो व्यक्तिगत होता है। लेकिन जब आप किसी को मजबूर करते हो कि मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरे ही भगवान अच्छे हैं, हम ही सर्वशक्तिमान हैं, अदर्स आर इंफीरियर, प्रॉब्लम वहां आनी शुरू हो जाती है। और जब वहां से प्रॉब्लम आती है, तो वहीं पर मेरा रिलीजन, इसका रिलीजन, उसका रिलीजन एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन क्रिएट होता है, और एक दूसरे को सप्रेस करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और इसी सप्रेशन में ये रिलीजियस हार्मनी टूट करके रिलीजियस राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इस तरह रिलीजन सत्य की ओर चलने का
एक माध्यम है, ठीक है। मैंने कहीं किसी जगह पर सुना था, शायद बहुत अच्छे कॉमेडियन है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन आज सब लोग क्या है, आज हम लोग सब लोग धर्म धर्म के नाम पर लड़ने को, मेरा धर्म अच्छा सुपीरियर, इसमें लगे हुए हैं। तो सत्य की ओर जा कौन रहा है, हमें किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ना तो हम सही ढंग से गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, ना ही हम कुरान पढ़ते हैं, ना ही बाइबल पढ़ते हैं। सारे किताबों में जो सच्चाइयाँ होंगी अल्टीमेट कुछ इधर उधर होंगी, लेकिन कुछ तो अच्छी बातें होंगी, सबने कुछ ना कुछ अच्छा कहा होगा। हम उनको छोड़ करके जो डिफरेंसेस है उसमें लगे रहते हैं, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप देखो आज कैसे ये एक डिवाइसिव फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। तो महात्मा गांधी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था, रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। धर्म को राजनीति, जहां धर्म होगा वहां राजनीति होगी, बट इसे हमें एथिकल वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं। हम धर्म से निकलने वाले अच्छाइयों को राजनीति में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन लोग यहाँ धर्म को लेकर के खींच करके राजनीति में घुसा करके उससे क्या करते हैं, दे क्रिएट डिस्प्यूट्स, है ना। और बहुत सारे रिसर्चेस कहते हैं कि जितने भी माइनॉरिटी हैं, हर माइनॉरिटी, हर रिलीजन में या हर माइनॉरिटी में एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो हर जगह प्रताड़ित होती हैं, दे आर परसिक्यूटेड, और वो है विमेन। हर रिलीजन में विमेन्स का परसिक्यूशन होता है, और ये इस मामले में सारे धर्म एक समान है महिलाओं को प्रताड़ित करने में। तो पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस तरह से इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि सब लोग के फेथ को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब क्या क्या नुकसान हो सकता है धर्म का, तो देखो कम्युनलिज्म क्या होता है पहले उसको समझेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो कम्युनलिज्म होता क्या है, तो जब व्हेन अ रिलीजन और द फॉलोअर्स ऑफ दैट रिलीजन understands themselves superior than और सुपीरियर टू आई थिंक अदर रिलीजन्स, उसको कहा जाता है कम्युनल। और इस तरह के विश्वास को, बिलीफ को कहा जाता है, इस तरह के सिद्धांत को कम्युनलिज्म। यानी कि जब एक धर्म का फॉलोअर, अनुयायी या उस धर्म के व्यक्तिगत लोग जो हैं मानने वाले, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और दूसरे धर्म को अपने से नीचा, तब यहीं से संप्रदायवाद की शुरुआत होती है कि मेरा ही संप्रदाय बेस्ट है, ठीक है। और ये कम्युनलिज्म हमेशा ही सोसाइटी में रिलीजियस मतभेद और डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियरिटी की बात होने लगती है। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि जो रिलीजन्स हैं, सब लोग एक ही वैल्यूज को फॉलो करेंगे, एक ही वैल्यूज को आगे चल के इनकलकेट करेंगे, लेकिन इनका मानना होता है कि नहीं, कोई भी धर्म के लोग आइडेंटिकल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जो कम्युनल माइंडसेट के होते हैं, और हम लोग इक्वल सिटीजन्स के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो 1940 के बाद द डिमांड फॉर पाकिस्तान। कैसे वहां पर मुस्लिम लीग के नेताओं का तर्क था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग सिविलाइजेशन और वो एक साथ नहीं रख सकती हैं, और यही कारण था कि भारत का विभाजन हुआ। और आज भी 2 महीने पहले जो आपने पहलगाम अटैक हुआ, उसके पहले आपने पाकिस्तान के चीफ आर्मी ऑफिसर, जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, जो सबसे मुखिया हैं वहाँ के आर्मी चीफ, कौन है वो, मुनीर फुनीर, उसने भी इसी स्टेटमेंट को प्रोवोगेट किया था, और प्रोवोकेटिव वे में किया था, मतलब भड़काऊ रूप में, कि हिंदूज हमसे अलग हैं, और वो उसी के बाद धर्म पूछ करके भारत में हमला पहलगाम में किया गया। तो देखो कैसे धार्मिक आधार पे लोग, कम्युनल माइंडसेट वाले लोग लोगों को बरगलाते हैं, और उस बेसिस पे सोसाइटीज में किस तरह खून की होली खेली जाती है, ठीक है। तो जो भी एक्सट्रीम कम्युनलिज्म माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस को फॉलो करते हैं, और अपने से कम संख्या वाले धार्मिक ग्रुप पे अत्याचार, मैसेकर, जनसंहार। जैसे आप देखो आज पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 27% हिंदूज थे वहाँ, लेकिन आज वहाँ पे हिंदूज की संख्या क्या हो गई, तो हमारे सिख और हिंदू, उनकी संख्या घट के आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 1% हो गई। सिमिलरली बांग्लादेश में भी यही स्थिति है, एक समय बांग्लादेश में भी 25-30% हिंदूज थे, और आज बांग्लादेश में घट करके 8%। तो किस तरह वहाँ रिलीजियस फैनेटिसिज्म और कम्युनलिज्म का सेंटर वो बन गए हैं। और जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा जैसे बड़े बड़े जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सब
वहां पर सेंटर्स हेडक्वार्टर्स है और वहां पे कैसे हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हमारे देश को देखो, हमारे देश में आज जितने भी तरह के माइनॉरिटीज हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी कौन है, मुस्लिम्स, उनकी आबादी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ परसिक्यूशन हो रहा है, छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन आज कहा जाता है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी लगभग बढ़ करके 20 से 25%। अगर हमारा देश भी रिलीजियस कम्युनलिज्म को फॉलो करता है और यहाँ के जो डोमिनेटिव हिंदूज हैं, अगर वो भी उस तरह के नेचर के होते तो आज हिंदुओं के सामने मुसलमानों की संख्या भी कम होती, बट हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। तो इस तरह कम्युनलिज्म हमेशा ही निगेटिविटी ही सोसाइटी में फैलाता है। और कम्युनलिज्म का कुछ पिलर्स देखते हैं, कैसे ये सोसाइटी को अल्टीमेटली वायलेंस के खान तक ले जाता है। देखो, जितने भी कम्युनल माइंडसेट के लोग होते हैं, उसका पहला फॉर्म होता है, वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि माई रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स। यानी ऐसे लोगों की सोच आपको देखने को मिलेगी कि वो हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वी आर द सुपीरियर्स टू अदर्स। ठीक है, और ऐसे माइंडसेट के लोग हमेशा ही पॉलिटिकल डोमिनेंस का यूज करते हैं अपनी कम्युनिटी को सुपीरियर साबित करने के लिए। देखो, ऐसे लोग हमेशा ही ग्रुपिंग में रहेंगे और राजनीतिक गलियारों का उपयोग अपने इंटरेस्ट कैसे कम्युनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए करते हैं, ताकि वे अपने से कम आबादी वाले माइनॉरिटीज पे अपना डोमिनेंस पॉलिटिकली भी बनाकर रख सकें। ठीक है, और इसके लिए वो लोग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या होता है? मोबिलाइजेशन मतलब होता है किसी को अपने चारों ओर इर्द गिर्द फंसा कर रखना, अपने आसपास ही रखना। और कैसे रख सकते हैं? तो ये रैलीज, पॉलिटिकल रिलीजियस सिंबल्स, स्पीचेस, डर जैसे होता है ना। अब मैं तो यहाँ खुलकर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि भाई सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। कैसे रिलीजियस डर बैठाकर उनके मन में कि हाँ, धर्म के नाम पर डर, दूसरे धर्मों से डर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, इतने समझदार हो, 10th के स्टूडेंट्स हो। और इस तरह उनको अपने गिरफ्त में रखा जाता है, उनके माइंड को, ब्रेन को वॉश किया जाता है। और आप देखो ना, पाकिस्तान का एग्जाम्पल, हमेशा वो भारत से डरा करके, जबकि भारत तभी कार्रवाई करता है जब उसके ऊपर आ जाता है। और अपने लोगों को धार्मिक रूप से, रिलीजियसली उनको क्या किया जाता है? बहकाया जाता है। और अल्टीमेटली इस स्टेप के बाद अगलेस्ट फॉर्म क्या निकल के आता है? अगलेस्ट फॉर्म ये निकल के आता है कि हाँ, धार्मिक आधार पे किसी एरिया में वायलेंस या राइट्स हो गए और मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यही कम्युनल माइंडसेट वाले नेता और सोशल एक्टिविस्ट और जो भी हैं, जो इस तरह की माइंडसेट रखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस चीज़ों को, इस सोशल रिलीजियस डिवीजन को दूर करके सोशल हार्मनी रिलीजन बेसिस पे लाने का हमेशा एफर्ट में लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों के कारण ही भारत जो है वो धीरे धीरे इन सारे निगेटिव डिवीजन से आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम रिलीजन के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। तो इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, अब सेकुलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आप भारत का प्रेम्बल भी पढ़ते होगे, वहां पढ़ते होगे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और वहां पर आपको सेकुलर एक वर्ड आता है। तो अब आप इसको ऐसे समझो थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। देखो, सेकुलर के बारे में मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये वर्ड भारत के प्रेम्बल में नहीं था। इसको इमरजेंसी के टाइम में 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगाई गई थी, आप सबको पता होगा, और मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसी टाइम दो वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो वर्ड इंडियन प्रेम्बल में जोड़े गए थे, याद रखना ये आप। ठीक है, और इसका मतलब था धर्मनिरपेक्ष, था पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है समझो कि द स्टेट हैज नो इट्स ओन रिलीजन, यानी जो भी राष्ट्र होगा या राज्य होगा उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, और वो सभी धर्मों को, ईच एंड एवरी रिलीजन को इक्वली मान्यता देगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो भारत भी सेकुलर स्टेट बना, और इसी आधार पे हम भारत के फीचर्स को देखते हैं, कैसे हम रिलीजियस डिवीजन को, सोशल डिवीजन को धीरे धीरे कम करके भारत को एक सोशल रिलीजियस हार्मनी वाला प्लेस बनाने की कोशिश 1950 से ही करना शुरू कर चुके हैं, और टाइम टू टाइम इसमें हम लोग संशोधन, अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। तो पहला तो भारत का
सेकुलर स्टेट का डेफिनेशन है देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। जैसे अगर आप ब्रिटेन जाओ तो ब्रिटेन का ऑफिशियल रिलीजन है क्या? क्रिश्चियनिटी। उसी तरह पाकिस्तान जाओ तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी वहां पे धर्म को मान्यता दी गई है। बाकी धर्म रहे उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहे मरे, माइनॉरिटी के स्टेटस में चले जाएं, उनका डिप्राइव्ड हो जाए, बट इन दोनों को संरक्षण दिया जाएगा अपने अपने रेस्पेक्टिवली। लेकिन इंडिया के साथ आप देखते होंगे कभी नहीं कहा जाता है कि भारत में ये धर्म है। हाँ, मेजोरिटी हो सकती है, बट हमारा संविधान घोषित करता है वी एज अ सेकुलर स्टेट। ठीक है। दूसरा, भारत में किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते होंगे तो आर्टिकल 15 आपने पढ़ा होगा, किसी को याद है तो कमेंट में मुझे ये आर्टिकल लिख के दिखाइए कि भारत में किसी भी तरह व्यक्ति के साथ उसके जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, देयर शुड नो बी there should no be discrimination on the basis of religion, caste, creed, language etc on this country in this country sorry। तो ये आर्टिकल 15 कहता है। तो हमारे देश में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रिलीजन नहीं हो सकता, डिफरेंसेस हो सकते हैं बट किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जॉब प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन ये मना नहीं कर सकता है किसी को कि हाँ अमुक धर्म से आते हो तो हम आपको ये काम या आपको इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने नहीं देंगे। सबको इक्वल राइट्स धार्मिक मामले में दिए गए हैं। दूसरा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब हर सिटीजन भारत में अपने धर्म का प्रचार करने, प्रसार करने और उसका व्यवहार में यानी उसको मान्यता के रूप में अपनाने में बिल्कुल फ्री है। उसे किसी तरह का कोई बंदिश, रेस्ट्रिक्शंस और दबाव नहीं है। और इस तरह भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारतीय नागरिकों को दी गई है। धर्म के आधार पर न तो भेदभाव हो सकता है और धर्म के आधार पर आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन भी नहीं दिया जा सकता। हाँ, इक्वल सब लोग हैं। जो माइनॉरिटीज हैं उनको गवर्नमेंट अगर मानती है गवर्नमेंट की हाँ इनके सेंचुरीज इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो गवर्नमेंट उनको स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल असिस्टेंस देती है। अब स्टेट इंटरवेंशन याद रखो, गवर्नमेंट अभी मैं बोल रहा था कि किसी भी तरह का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती किसी धर्म को, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर किसी धर्म में कोई बैड प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं तो गवर्नमेंट ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है कि उन मैल प्रैक्टिसेस को लॉ बना के कॉन्स्टिट्यूशनली दूर किया जा सकता है। जैसे मैं एक और आर्टिकल बता देता हूं आपको इसके तहत, आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की प्रथा सुनते थे ना पुराने टाइम में कि जो डाउन टॉलरेंस होते थे वो जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते से अपर कास्ट सवर्ण नहीं जा सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, तो इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। यानी देश में अब कोई किसी तरह का छुआछूत का प्रथा नहीं है और अगर कोई इस तरह का करता हुआ पाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसे सजा दी जाएगी। लेकिन एक चीज मानो मेरी बात, सरकार लॉ बना देगी, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में उसे प्रतिस्थापित कर देगी, लेकिन जब तक ये मन से हमारा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं दूर होगा तब तक ये लॉज भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आज भी कहीं ना कहीं रिमोटेस्ट एरिया में भारत में कहीं ना कहीं इस तरह के भेदभाव रिलीजन बेसिस पे होते ही हैं, लेकिन फिर भी हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा ड्यूटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसे भेदभाव को करने से परहेज करें और अगर कहीं होता भी है तो उसके अगेंस्ट हम अलार्मिंग वे में अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट डिवीजन देखेंगे। और लास्ट डिवीजन क्या है आपका, लास्ट डिवीजन अनरेवलिंग द नॉट, जो गांठ बंधा हुआ है हमारी सोसाइटी में और खास करके बेसिकली सनातनी सोसाइटी में, मतलब जो हिंदूज हैं वहां पे एक स्पेशल डिवीजन देखने को मिलता है जिसको कहते हैं जाति। जाति के बारे में एक कहावत है बहुत प्रचलित, जाति जो कभी जाति नहीं। क्या, जाति जो कभी जाति नहीं है। मैं लिख देता हूं, जाति वह है जो कभी कभी जाति नहीं, ये है जाति। तो मैंने इसका बैकग्राउंड आपको पहले स्टार्टिंग में ही दे दिया था
कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड से ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कास्ट डिसाइड होने लगी। पहले क्या था, पहला वर्णाश्रम था। और आपने अगर ऋग्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो आपको पता होगा ऋग्वेद के 10th मंडल में, 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में चारों वर्णाश्रम की चर्चा की गई है। किसके बारे में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। तो आप लोग पढ़े हुए कि ब्राह्मण का काम पठन पाठन का, रीडिंग्स का होता था। क्षत्रिय रक्षा करने काम करते हैं जनरली, जो मंत्री परिषद, जो मिनिस्टर्स और राजा उस टाइम होते थे इसमें आते थे। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्रास इन तीनों की सेवा करते थे, या जितने भी लोअर वर्ग के काम है वो करते थे। आज भी तो सोसाइटी इसी तरह की है, लेकिन उसमें 4 वर्ण थे। आज भारत में हजारों जातियां, थाउजेंड्स ऑफ कास्ट। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे मॉडर्न इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे जब भारत का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, वेन एवर वी वर बिजी इन द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, तो उसी साइमल्टेनियस टाइम में फूले, उसके पहले महात्मा गांधी, अम्बेडकर जैसे जो गरीबों के मसीहा थे, डाउन ट्रेडेंस के मसीहा थे, उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए थे, ठीक है। और उन्होंने हमेशा ही विरोध किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। तो देखो, हम क्या देखते हैं कि आज भी कई ऐसी जातियां हैं जो अपने ही जाति में अपने बच्चों की शादी करते हैं, चाहे उनके बच्चे अपने लिए बेस्ट पार्टनर ही ढूंढ क्यों ना लें, वो इंडोगेमी को ही बढ़ाते हैं। कहाँ ही जाता है, जाति में रोटी और बेटी का नाता होता है ना। समथिंग कुछ ऐसा ही प्रोवर्ब है, पुरानी मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। रोटी बेटी का नाता मतलब रोटी और बेटी अपनी जाति में ही देंगे, इसके अलावा मतलब न तो रोटी किसी और जात का खाएंगे किसी और से खाना मांगकर, तो छुआछूत वही हो जाएगी, और बेटी भी किसी और जात में नहीं देंगे। तो ये सब चीजें आज भी चल रही है, भले ही ये बहुत ही दकियानुपूस विचार है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आज भी देखते हो कि जो सदियों से शोषित, वंचित, डिप्राइव्ड लोग हैं, वो बेसिकली आपको डाउन ट्रोडन और लोअर कास्ट के लोग ही दिखेंगे, जबकि अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग सोसाइटी में ज्यादा अपने आप को ओवर रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। और अभी भी आप गाँव में जाओगे तो भले ही कॉन्स्टिट्यूशनली अनटचेबिलिटी इलीगल है, बट लोग आज भी इन चीजों को फॉलो करते हैं, भले सामने से ना करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस तरह की चीजों को, कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की बात कही गई, और एग्जीक्यूशन के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव ने इस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट किया है, गाँव तक पहुंचाया है। आज जातियां ऐसा भी नहीं है कि एकदम हर जगह आपको जाति दिखेगी, बहुत जगह ये नॉर्म्स ब्रेक भी हो रहा है। कैसे? शहरीकरण हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, और बहुत सारे जो पढ़े लिखे बच्चे और न्यू जनरेशन है वो जातियों में विश्वास न करते हुए इक्वालिटी में विश्वास कर रहे हैं। तीसरा, पहले क्या था कि जो ऑक्यूपेशन व्यक्ति करता था अपने बच्चों को भी वही ऑक्यूपेशन देता था, लेकिन अब शहरों में जाने से लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोग ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं, और इस तरह वो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन को छोड़ करके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को अपना रहे हैं। और जब डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को अपना रहे हैं तो वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जातियों के साथ मिलकर के एक नए एनवायरनमेंट का निर्माण कर रहे हैं। तो हाँ, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में भी बदल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कास्ट का गवर्नमेंट और इलेक्शन में क्या रोल है। तो देखो, इसको हम लोग कहते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। कैसे आज पॉलिटिक्स में कास्ट का बोलबाला है, ठीक है, और कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझोगे। देखो, बेसिकली कास्ट एक ऐसा व्यवस्था है सोसाइटी का जहां पर किसी कास्ट को इग्नोर करके कोई पार्टी कभी भी अपने इक्वेशंस को बैठा नहीं पाती। दैट इज वाई जब भी आप देखो कि चुनाव का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो पार्टी कास्ट बेसिस पे अपने कैंडिडेट्स को खोजना और उनको रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में पुट करना, वहां पे भेजना शुरू कर देती है। तो देखना कि कई बार जब इलेक्शन आएगा तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी के आधार पे नहीं, उनके जाति को देखकर होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो खड़े हो रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में
उनके कास्ट वाले या रिलेटेड समीकरण वाले इक्वेशन वाले कास्ट की संख्या कितनी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट्स उस कास्ट का मिल सके। तो ये इक्वेशन बैठाने के लिए, ठीक है। दूसरा, आप देखोगे गवर्नमेंट जब फॉर्म किया जाता है तो ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है कि हर तरह के कास्ट और ट्राइब्स प्लस डिफरेंट बैकवर्ड और क्लासेस का सही रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में हो, ताकि हर कास्ट वालों को ये लगे कि गवर्नमेंट हमारे नेतृत्वकर्ता को, हमारी जाति के नेतृत्वकर्ता को अपने सरकार में बैठाई है, जिससे उनकी अपीजमेंट की जा सके, ठीक है। तीसरा, जब भी देखना कि लोग इलेक्शंस में कास्ट वोट मांगने जाते हैं, कई नेता ऐसे होते हैं जो कास्ट बेसिस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इन भावनाओं का इस्तेमाल करके वो वोटर्स को मोबिलाइज अपने आसपास घेरने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो सफल भी हो जाते हैं। आप देखते होंगे कास्ट के बेसिस पे जब भी चुनाव आएगा तो कई तरह की जातिगत भावनाएं भड़केंगी। आप देख ही रहे होगे पिछले 2 साल से कैसे कुछ लोग हैं जो कास्ट कास्ट कर करके देश में कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को जबरदस्ती ठूंसने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार का और कॉन्स्टिट्यूशन का यही रोल है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई है जो घूम घूम कर केवल कास्ट कास्ट कर रहा है। अब भाई कितने लोग होंगे जो मुझे यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन जो सही है सो सही है भाई। जब कोई कास्ट पूछ नहीं रहा है तो तुम जबरदस्ती क्यों कास्ट कास्ट कर रहे हो? क्या कास्ट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है? खुद पहले बुद्धि लगा लो कि कास्ट कहाँ पर कैसे यूज करना है। आप जानबूझकर जब इस बेसिस पे पॉइजन घोरने का कोशिश करोगे तो समाज में दूरियां आएंगी। चलो मैं ज्यादा खुलकर नहीं जाऊंगा। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। अब देखो कास्ट बेसिस पे कैसे पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। तो आज आप देखते हो कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं, अब उन सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोट देने का अधिकार मिला, यानी आप जानते हो 1 पर्सन 1 वोट। तो अब जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे, जो सोसाइटी से डिप्राइव्ड थे, जो वैल्यू नहीं करते थे सोसाइटी में, वो भी वोटिंग के टाइम पे हर एक नेता के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि उनके कास्ट के लोग अगर गुच्छों में वोट दे दें तो समीकरण बदल सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि ऐसे लोगों के घरों में चुनाव के टाइम लोगों का तांता लगा रहता है। बड़े बड़े नेता जाके प्याज रोटी खाएंगे, खटिया पे बैठेंगे, बहुत सारे रिपोर्टर जाकर के वहां पे उनके साथ गलबहियां करेंगे, बस चुनाव तक। उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट चुनाव तक ही उनको याद तो किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंस है। अब देखो दूसरा सवाल है कि क्या सारा चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, वो इलेक्शन केवल कास्ट बेसिस पे ही होता है, या केवल कास्ट ही है जो इलेक्शन को डोमिनेट करती है, अदर फैक्टर्स इग्नोर कर दिए जाते हैं? तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जवाब है नहीं, केवल कास्ट ही डोमिनेटिव फैक्टर नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्शन, लाइक एजुकेशन, लाइक द डेवलपमेंट एंड सो मेनी, ठीक है। बट कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हम इसको नो के आंसर में जवाब देंगे। कैसे कास्ट केवल इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? तो देखो इसको ऐसे समझो, अगर कास्ट इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता, कोई ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता जहां जिस कास्ट की संख्या सबसे ज्यादा है उस कास्ट के व्यक्ति ही हमेशा इलेक्शन को क्या करते हैं, जीतते, है ना। तो जिस भी कास्ट की सिंगल मेजॉरिटी है हमेशा उसी कास्ट का व्यक्ति वहां से जीतता। लेकिन आपको देखने को मिलता है कि जिस कास्ट की मेजॉरिटी है, इसके बावजूद भी बहुत समय पर आप देखते हो कि डिफरेंट कास्ट के व्यक्ति वहां चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, है ना। तो ये नेसेसरी नहीं है। दूसरा, अगर कास्ट इतना ही इंपॉर्टेंट होता पॉलिटिक्स में, तो कोई भी पर्टिकुलर कास्ट के सारे लोग एक ही अपने ही कास्ट के कैंडिडेट को वोट करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उस कास्ट के कई लोग किसी और कैंडिडेट जो दूसरी जाति से आते हैं उनको ही वोट करते हैं। तो हाँ, कास्ट बेसिस पे वोट बैंक बनता है, यानी वोट बैंक मतलब एक ही कास्ट के मोस्ट ऑफ दी लोग किसी अपने ही कास्ट के व्यक्ति को वोट करते हैं। जैसे आप देखते हो कि भारत में ऐसी कई क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज, कास्ट बेसिस वोटिंग पैटर्न उनके चुनाव में दिखता है। जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, आप जाओ तो तेलुगु देशम पार्टी है ना। उसके अलावा आप जाओ तो डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, रीजनल। अब इनका एक बहुत बड़ा चंक वोट का जो है किसी खास खास जाति के लोग
इनको ही वोट करते हैं। ऐसा नहीं कि उस जाति के लोग और किसी को वोट नहीं करते, लेकिन हाँ वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सब लोग वोट नहीं करते हैं नेसेसरली उनको, ठीक है। तो ये भी एक नो है। तीसरा, अगर अब ये तीसरा पॉइंट समझोगे, सेम कास्ट कैंडिडेट्स नॉट नेसेसरली विन। अब मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ए और बी दोनों एक ही कास्ट का व्यक्ति खड़ा हो जाता है, तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो अदर कास्ट का है वो वहां से चुनाव जीत जाता है, बट ये दोनों जो उसी कास्ट के हैं और उस कास्ट में का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, वहां से ये दोनों चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कास्ट इतना ही डोमिनेटिव होता तो अपने कास्ट के व्यक्तियों को कभी भी हराता नहीं, लेकिन हारते तो हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट, अगर कास्ट इतना इम्पोर्टेंट होता तो जो जाति के आधार पर एमपी और एमएलए बनते हैं वो कभी चुनाव हारते नहीं। लेकिन आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि भारत में कई ऐसे नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, जिनको उनकी ही जाति के लोग चुनावों में हरा देते, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कि कास्ट केवल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने के लिए, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन है, जेंडर है, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है, लीडर की पॉपुलैरिटी कैसे है। जैसे आप देखो पिछले 12 सालों से भारत में प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रधानमंत्री का सबसे बेस्ट उम्मीदवार बने हुए हैं और वो तीसरा टर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12 ईयर से, क्योंकि लोगों में आज भी सर्वे के अकॉर्डिंग 55 से 60% लोग जो हैं मोदी को एज अ पॉपुलर लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और देखते हैं पीएम के रूप में, ठीक है। तो ये सारी भी बातें फैक्टर्स होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कास्ट ही पॉलिटिक्स में यूज होता है या पॉलिटिक्स भी कास्ट में यूज होता है। इट मीन्स क्या कास्ट और पॉलिटिक्स में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, जैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, सिमिलरली पॉलिटिक्स भी कास्ट को इम्पैक्ट करता है। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। पॉलिटिक्स भी कास्ट में घुसाया जाता है। कैसे? तो इसको ऐसे देखोगे, आजकल कास्ट ग्रुप का एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे आप देखते होगे बहुत सारे कास्ट ऐसे हैं जो सब कास्टेज में डिवाइड हैं। तो अपनी आबादी को, अपने पॉपुलेशन को और अपने डिमांड को ज्यादा मजबूती से रखने के लिए और अपने आप को एक मजबूत स्ट्रेंथ प्रोजेक्शन करने के लिए अपने कास्ट ग्रुप का क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ताकि उनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा सुना जा सके और पॉलिटिसाइज किया जा सके। दूसरा, इसके लिए लोग डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी जातियां आपस में मिल करके एक बड़ी फोर्स बन रही है और इस तरह ये मिल करके यूनाइटली वोट करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इनको इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तीसरा, न्यू ग्रुपिंग्स। आजकल बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कई कास्ट को मिलाकर बैकवर्ड और कई कास्ट को मिलाकर फॉरवर्ड में डाल दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नई नई ग्रुपिंग बन रही है। तो कास्ट का इक्वेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इस चेंज होने से कास्ट का तुम्हारा पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। जो कास्ट पहले अपर में था वो किसी तरह बैकवर्ड में आ गया, और जो बैकवर्ड में था वो शेड्यूल कास्ट में आ गया। इस तरह जब सुविधाएं इधर से उधर मिलने लगती हैं, जिसको कम मिल रही थी ज्यादा मिलने लगी, तो वो पॉलिटिसाइज होता है और वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग वोट पैटर्न वहां चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे आप बिहार का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। बिहार में दलित, महादलित, इस तरह बीसी, ईबीसी, इस तरह कई कैटेगरीज बना दिए गए हैं। इससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इस बेसिस पे अपने कास्ट ग्रुप को पहचान करके उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। अब इसका एक नेगेटिव आउटकम ये है कि इस तरह केवल कास्ट पे ध्यान देने से जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ये सब इग्नोर हो जाता है और कास्ट बेसिस कॉन्फ्लिक्ट देश में स्टार्ट हो सकता है, जो अंततः बहुत बड़े जेनोसाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपको फायदा ये देखने को मिलता है कि नई ग्रुपिंग करने से जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज थी उनको एम्पावरमेंट मिलती है और उनको अपने डिसीजन मेकिंग में, पावर शेयरिंग में दोबारा मौका भी मिलता है। तो ये विन विन सिचुएशन भी हो सकता है और थोड़ा सा मुश्किलात भी हो सकती हैं इसमें। अब कंक्लूजन देखेंगे इस चैप्टर का, जेंडर, कास्ट, रिलीजन का। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि ठीक है भाई, हमारे देश में जेंडर, रिलीजन, कास्ट तीनों बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई भी देश एक दिन में ग्रेट नहीं बनता है।
आपने वो कहावत पढ़ी होगी कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, है ना। रोम एक दिन में नहीं बना था। तो अगर भारत को वापस से बहुत महान बनना है तो जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को एम्पावरमेंट में बदलना होगा, और इसका सबसे बड़ा शस्त्र है पॉलिटिकल इक्वालिटी। जितना ज़्यादा पॉलिटिक्स में विमेन का इंक्लूजन होगा और सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोच बदलेगी, उतना ही विमेन और मेन के बीच का डिफरेंसेस दूर होगा। सिमिलरली हमें रिलीजन बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को केवल लागू ही नहीं करना है, अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाके राइट्स वायलेंस खत्म होंगे, ठीक है। और कास्ट में ये तो भाई जिस ग्रुप की बात हो रही है वही ग्रुप, सरकार बस यहाँ पर वायलेंस रोक सकती है। सरकार कास्ट बेसिस डिविजन्स को इक्वली और इक्वेट करने के लिए प्रोविजंस ला सकती है, लेकिन जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, एजुकेट नहीं होंगे और कास्ट बेसिस अपने पूर्वाग्रहों को, प्रिजुडाइज को चेंज नहीं करेंगे, तब तक इस फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। और मेरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, और मिलेंगे अगले एनसीईआरटी चैप्टर के में। हम लोग देखेंगे और क्या मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से मैं कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं ये छूट भी दे रहा हूँ कि मेरे टॉपिक्स में कोई बीच में आपको कोई कंटेंट अच्छा लगे तो उसको कट करके आप उसके रील्स बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल की रीच बढ़ सके। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को शेयर करें।